बड़ा नेता मंच से बोलता है 1 जुलाई तारीख नोट करो, 1 जुलाई खड्डा खट 8,500। तो आदमी मान लेता है 1 जुलाई को आएगा। राहुल जी आए सरकार में, नहीं आए, क्या मतलब उतनी डिटेलिंग में? मुलायम जी ने कहा जितने किसान है सब लिख ले, 1 लाख रुपया कर सबका माफ। क्या अब माफ होना नहीं था भगवान का नाम लेके? क्या उसकी नियमावली ऐसी बना दी कि लाख हजारों किसान बैंक पहुंचा, बैंक वालों को पोस्टर लगाना पड़ा कि इससे कोई लेना देना। बोले लेना देना कैसे नहीं, नेताजी ने बोला था। बाधी जल गई, ऐठन नहीं गई। धर्म जाति नफरत का जो एजेंडा है आरएसएस का, वो आरएसएस कभी नहीं छोड़ सकता। षड्यंत्र फेल हो गया और इंडिया गठबंधन ने इनके षड्यंत्र को फेल किया है और वही खींच निकाल रहा है। इंद्रेश जी, राम का नाम लेना अब भी बंद करें, क्योंकि राम भक्तों ने, अयोध्या से मैं भी आता हूँ, अयोध्या ही लोकसभा का रहने वाला हूँ, राम भक्तों ने तो इनको धता बता दी, पर अभी भी अंधभक्त अपनी अंधभक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। वो चाहे जिस भी पायदान पर हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, अपनी अंधभक्ति छोड़े। कांग्रेस की तो स्थिति आई नहीं, 99 सीट की पार्टी है। अब वो करिए हमने पूरे देश में यलगार। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट लेके आ चुका हूं और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट विश्लेषण आप लोग देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी आरएसएस का एक बयान आया है और भाजपा के लिए उसने जो इंद्रेश कुमार है उन्होंने बोला था कि इनको जो है घमंड आ गया था और जो अयोध्या में इनको जो कम सीटें आई हैं या यूपी में जो कम सीटें आई हैं उसके लिए इनको घमंड का कारण बताया था। तो इस पर जो है विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके जो है जो इनका जो प्रोपेगेंडा था, इन्होंने जो वादे किए थे कि चुनाव जीतते ही 1 लाख रुपए देंगे, तो जो महिलाएं जो है उनके ऑफिसों में जो चक्कर लगा रही हैं, भीड़ लगा रही हैं, उसको लेके अमिताभ जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों की धुलाई की है। दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। विकास जी, आरएसएस ने केवल भाजपा पर ही टिप्पणी नहीं की, उसने आपके पूरे कुनबे यानी इंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी की। अगर हम इंद्रेश कुमार की बात करेंगे तो आधी बात तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जो रामद्रोही थे, राम के प्रति अनास्था रखते थे, वो सब मिल गए एक साथ, तब भी 234 पर रुक गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा दंड यही है। देखिए, बाधी जल गई, ऐठन नहीं गई। धर्म जाति नफरत का जो एजेंडा है आरएसएस का, वो आरएसएस कभी नहीं छोड़ सकता है। और आज वो यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी को भी था, यही आरएसएस को भी है। भारतीय जनता और आरएसएस अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। 2020 का पहला जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, उसमें मोहन भागवत ने कहा आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और लगातार राष्ट्रीय मंचों से, नेशनल टीवी पर मोहन भागवत ने आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। और आज इंद्रेश जी लल्लू सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे एक साथ कम से कम 400 पार का नारा मोदी जी ने हर मंच से मांगा है और 400 की कोई जरूरत नहीं थी। अहंकार की बात नहीं थी, षड्यंत्र फेल हो गया और इंडिया गठबंधन ने इनके षड्यंत्र को फेल किया है और वही खींच निकाल रहे हैं। इंद्रेश जी, राम का नाम लेना अब भी बंद करें, क्योंकि राम भक्तों ने, अयोध्या से मैं भी आता हूँ, अयोध्या ही लोकसभा का रहने वाला हूँ, राम भक्तों ने तो इनको धता बता दी, पर अभी भी अंधभक्त अपनी अंधभक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। वो चाहे जिस भी पायदान पर हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, अपनी अंधभक्ति छोड़े और धर्म जाति नफरत के। ठीक है विकास, ठीक है, रुकना होगा, अभी रुक जाइए। ठीक है विकास बाबू, रुक जाइए, रुक जाओ अब भाई। कांग्रेस भी अच्छा गजब पार्टी है। वो कह रही कि हमने रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? सरकार नहीं बनी उनकी। जितने पर उन्होंने सरकार बनाई, आप तो उससे 40% कम पर सरकार 3 बार बना चुके। तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता ना। कांग्रेस को वो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस की तो वो स्थिति आई नहीं, 99 सीट की पार्टी है। अब वो करिए हमने पूरे देश में यलगार कर दिया। कर और एक चीज और भी है कि पहले अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे कई दलों के बड़े नेता, तब वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल करते थे गोल घुमाने के लिए। अब जब से रिजल्ट आया, लल्लू सिंह हारे, तब से वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे विपक्षी नेता, केवल अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि उस लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1। उसमें 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में, जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, लल्लू भारतीय जनता पार्टी जीती है, शेष में हारी है, मिल्कीपुर और अलग अलग। लेकिन मुझे कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला जिसने ये वस्तुनिष्ठ बात कही हो। बोले अयोध्या हार गए। पहले कहते थे फैजाबाद। मित्रसेन यादव जब जीतते थे तो वो कहते थे हम तो फैजाबाद से हैं। आप बता रहे कि अयोध्या है। आजम खान साहब, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है नहीं?
ऐसे भी थितराई नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरत है भाई? बोलो फैजाबाद जीत गए, लल्लू सिंह फैजाबाद हार गए, और जिस इलाके का नाम अयोध्या है उस विधानसभा में तो भाजपा जीती है। ना मेरे कहे से बदल सकती, ना विकास के कहे से, ना सोनिया जी के कहे से, ना अखिलेश जी के कहे से। आजम खान साहब, ये ट्विस्ट भी अमिताभ जी, ये ट्विस्ट भी भाजपा ही ले आई है। भाजपा ने ही फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या किया, भाजपा ने ही फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का आजम खान साहब, ना 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 मैंने क्या कहा, मेरी बात पर वो जवाब दीजिए ना। मैंने कहा उस सीट का चुनाव आयोग में, रुक जाइए, चुनाव आयोग में क्या नाम दर्ज है, क्या नाम दर्ज है चुनाव आयोग में? फैजाबाद अयोध्या एक हो गया है सर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अब जहां कहीं भी आप बात करोगे, कोई भी फैजाबाद को याद करने को तैयार नहीं है, सब उसे अयोध्या मानता है, इसलिए बोलचाल में अयोध्या। आजम भाई, आप एक मिनट, आजम भाई, आपकी पार्टी के लोग आज तक प्रयागराज को प्रयागराज कहने की इच्छा नहीं जुटा पाए, उसको इलाहाबाद बोलते हैं और उसमें मानते हैं कि मेरा गर्व है, हम योगी के बदले हुए नाम को नहीं मानते। अब अयोध्या में आप तुलसी पत्ता गंगा जल हाथ में लेके आए हो, करे नाम बदल गया इसलिए हम। आजम खान साहब, आप तकनीकी तौर से सही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा इसमें आपसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर से उसे अयोध्या ही माना जा रहा है आज के डेट में। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं ये वैशाखी की सरकार है, ये आप भी सहमत होंगे। अल्पमत की सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की वैशाखी की उन्हें जरूरत है, जब भी ये वैशाखी डिस्टर्ब होगी। आजम भाई, एक बात आपको याद दिला दे, आगे काम आएगी। अब ये सब चलते रहेगा, चुनाव हुआ है तो महीने तो महीने इसी बहसें चलेंगी। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार उनके पास बहुमत नहीं था क्या, और बहुत कम सीटों पर रहे क्या? केवल सपा के 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में एक बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुमत था क्या? मायावती जी 4 बार रही, 1 बार बहुमत था, 3 बार जुगाड़ थी क्या? ये लोकतंत्र है भारत का भाई। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया ना आपको, उनसे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा? वो 200 के अंदर सरकार बना लिया और मजा मारे 10 साल, क्या अवैध थी सरकार? नहीं ना। उसे मुलायम सिंह का समर्थन हासिल था, उसे मायावती का समर्थन हासिल था, चल रही थी सरकार, लेफ्ट पार्टी का समर्थन हासिल था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। एक ऐसा भाव निकल के आता है कि जैसे कोई गलत जबरदस्त जबरिया सरकार बना ली हो। कोई जबरिया सरकार नहीं बना सकता भाई साहब। ये प्लाट पे कब्जा थोड़ी ना है कि गुड्डू पप्पू बंदूक लेके गए और कब्जा कर लिया। मेरी बात से टीवी पर नहीं, लेकिन पीछे सब सहमत होंगे, भारत का जो सामान्य जन है ना, हिंदू हो मुसलमान हो, उसे फर्क नहीं, वो बहुत तकनीकी चीजों में नहीं जाता। जो बात आजम खान ने कही वो तकनीकी ठीक रूप से ठीक है, क्योंकि सरकार आएगी तभी ना करेंगे। लेकिन जब बड़ा नेता मन से बोलता है 1 जुलाई, तारीख नोट करो, 1 जुलाई खड्डा खट 8,500, तो आदमी मान लेता है कि 1 जुलाई को आएगा। राहुल जी आए सरकार में, नहीं आए, क्या मतलब उतनी डिटेलिंग में? इसलिए मसला होता। मैं एक बार समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में ऐसा एक दृश्य देख चुका हूं, अभी समय नहीं उसका उदाहरण देता। मुलायम सिंह जी के कंठ से जब ये बात आई कि जितने किसान हैं, आदम भाई आप सुन लो, याद रखना, मुलायम सिंह जी का जितने किसान हैं सब लिख ले, 1 लाख रुपया कर सबका माफ। क्या अब माफ होना नहीं था भगवान का नाम लेके? क्या उसकी नियमावली ऐसी बना दी कि हजारों किसान बैंक पहुंचा, बैंक वालों को पोस्टर लगाना पड़ा कि इससे कोई लेना देना नहीं। बोले लेना देना कैसे नहीं, नेताजी ने बोला था। ये भारत है मित्र। क्या आप इसमें ये कह के नहीं भाग सकते कि गरीब मुसलमान को, हिंदू को, महिला को कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए था, अंग्रेजी वाला न्याय पत्र, क्या नाम था उसका, जो भी। अरे कौन पढ़ता? नेता तो पढ़ते नहीं घोषणा पत्र, जनता पढ़ेगी। खैर, मुझे लगता है कि इस बात पर विपक्ष ने कोई टिप्पणी नहीं की अब तक। उसने पूरे चुनाव में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तिवारा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकशाही खत्म हो जाएगी, कोई चुनाव नहीं होगा, चुंगी से लेके और लोकसभा तक का सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस पर रोशनी तो डालो। नहीं, जयराम रमेश को, अखिलेश जी को कुछ तो रोशनी डालनी चाहिए। क्या अगला चुनाव नहीं होगा तो हरियाणा में तैयारी किसकी कर रहे हो जब चुनाव ही नहीं होना है? कांग्रेस के मित्रों से मैं कह रहा हूं, ठीक है, किस बात की तैयारी कर रहे हो? और अखिलेश जी अब नहीं, समय है, अखिलेश जी 9 उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यूपी में बैठक बुलाई कि नहीं बुलाई? तो जब चुनाव ही नहीं होना, आपने कहा था, एक ही बात बताई थी पूरे भारत को कि अगर मोदी जी ने शपथ ले ली तो लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र सब खत्म हो जाएगा, सारे तंत्र। क्या तो हम तो वही वाइट टार्च लेके देख रहे हैं कि कहीं खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मुझे याद है जब अतीक का लड़का मारा गया था मुठभेड़ में,
तो देश के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। हमने अपने साथियों से कहा भाई जाओ जरा बिल्डिंग से बाहर निकल के देखो लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या। वो लोग लौट के आए, बोले ना भाई साहब लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। ये तो अतीक के लड़के को पुलिस ने मारा है मुठभेड़ में। तो वैसी स्थिति है। खैर एक बात मैं और कह के बात समाप्त करूंगा कि ये जो भाव फैलाया जा रहा है कि अल्पमत सरकार है, बैसाखी सरकार है, ऐसा एक इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही है कि जबरिया कब्जा कर ली हो सरकार। नहीं भाई, इससे कम बहुमत की सरकारें रही कि नहीं रही ना। सरकार बनाने की एक पात्रता है, संख्या, जिसने पूरी कर दी शपथ ले ली। आप कर देते पूरी। विकास जी ने कहा कि चंद्रबाबू हमारे पुराने आदमी हैं और उनमें जरा भी नैतिकता हो तो भाजपा को सबक सिखा दें। ऐसी उम्मीदें भी टीवी पे ना बोलो, इनसे भी छोटापन जाहिर होता है। चंद्रबाबू को कान में बोल के आओ, वहां तक तो ठीक है, टीवी पे तब बोलो जब घटना घट जाए। चंद्रबाबू नायडू वाजपेयी जी की सरकार में सबसे बड़े संकट मोचक थे, कांग्रेस से तो बाद में जुड़े। और चंद्रबाबू नायडू के ससुर तेलुगु देशम के जन्मदाता नंदमूरी तारक रामा राव की सरकार किसने बर्खास्त की थी? इंदिरा गांधी ने। तभी तो बवाल हुआ था और वहीं से तो टीडीपी और ज्यादा ताकतवर हो गई। कांग्रेस करे हमारे उनके पुश्तों के रिश्ते हैं, नहीं जी। एनटीआर सारे विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन आ गए थे, कांग्रेस से तो उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। और नीतीश बाबू की भी चर्चा हुई, नीतीश बाबू पर भी उम्मीद आजम खान साहब और कांग्रेस टिकाए हैं। उनके एक नेता ने कहा कि कल तक जो लोग हमें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को तैयार नहीं थे, वो प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव लिए घूम रहे हैं। कहा किसी त्यागी? आजम खान साहब। तो जब आपने पहले उनको कन्वीनर के लायक भी नहीं समझा, अब नीतीश जी को मोतीचूर के लड्डू भेज रहे हो। वो समझदार नहीं, वो नहीं जानते कि आपके पीछे मंशा क्या है। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी नई बनी सरकार पर इस ढंग का कटाक्ष शोभा नहीं देता। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज जो खास करके जो इंडिया गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जो बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है घमंडी गठबंधन है। जब आरएसएस ने बीजेपी के लिए बोला कि इनको घमंड आ गया, तब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन वहीं जो आरएसएस की तरफ से बयान आया कि जो ये लोग राम का जो विरोध करते थे उनको जो है राम जी ने जो है राजनीति से बाहर कर दिया, इस पर जो है ये विकास श्रीवास्तव चिढ़ जाता है और आरएसएस को घमंडी गठबंधन बताने लगता है। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद आजम करके जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी बोल रहे हैं कि भैया जो फैजाबाद जो पहले ये लोग जो है अयोध्या को जो है फैजाबाद बोलने से इनकार करते थे, लेकिन अब फैजाबाद जो है उसको जो है अयोध्या बोल रहे हैं। और वहीं प्रयागराज का जब नाम बदला गया था तो अभी तक ये लोग जो है प्रयागराज को इलाहाबाद ही बोलते हैं। अमिताभ जी ने जब इनको फटकार लगाई दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने डिबेट में देखा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।